नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे बड़े विषय को लेकर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं को ज्यादा जगह दी गई, तो वहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी साफ नजर आ रही। नई टीम में महिलाओं को भी बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है और उसके साथ ही बीजेपी ने कई राज्यों के प्रभारियों की भी नई सूची जारी कर दी है। सबसे अहम बदलाव उत्तर प्रदेश को लेकर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी का दावा है कि नई टीम संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बताते हुए निशाना साध रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में नए लोग ज्यादा है और पुराने कम। इस नई टीम में युवाओं को तवज्जो दी गई है, जाति समीकरण साधे गए हैं और चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। नितिन नवीन की इस टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसी के साथ पार्टी ने राज्य प्रभारियों की भी नई सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे विनोद तावड़े को सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजस्थान बीजेपी के बड़े चेहरे सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, जबकि तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। तीनों ही राज्यों में आने वाले चुनाव को देखते हुए इन नियुक्तियों को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब करूं। तो भारतीय जनता पार्टी धारणा को, मिथक को तोड़ने का काम करती है, इसलिए बीजेपी को पंजाब में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में और आम आदमी के खिलाफ दिखती है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, नशे को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, वहाँ की आर्थिक बदहाली को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पंजाब में करेगी। कोशिश रहेगी कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आए। बीजेपी की नई रणनीति में संगठन को मजबूत करना और चुनावी समीकरणों को साधना मुख्य लक्ष्य माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष ने हमला बोला है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले सिर्फ संगठन में बदलाव कर रही है, लेकिन जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यक्तिगत नीति है। उन्होंने टीम की घोषणा की, क्योंकि इस टीम में, सारी की सारी टीम में श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह का प्रभाव है। नितिन नवीन का तो ऐसा लग रहा है वो एक क्लर्क भी नहीं रख पाए हैं, इतने कमजोर अध्यक्ष है। देखिए, चेहरे बदलने से बीजेपी की विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री को बदलने का, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। अभी मैं पढ़ रही थी एक चेहरा, आलोक भट्ट फॉर एग्जाम्पल, उनको बीजेपी के मीडिया आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और उनकी क्या विचारधारा है कि रिजर्वेशन एक कैंसर है। ऐसी विचारधारा को जड़ से हटाना है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी बदलेंगे तभी चेंज आएगा। ये बार बार ये बीजेपी का पैटर्न की चेहरे बदल देते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये संगठनात्मक बदलाव 2027 के चुनावी मैदान में कितना असर दिखाता है और विपक्ष के हमलों का पार्टी किस तरह रणनीति से जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टीवी इंडिया। तो फिलहाल 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि ये दाव चुनावी दाव है या पार्टी का महज एक संगठन बदलाव है। अब सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का मिशन 2027 इसे कहा जा रहा है। नई टीम बनाई गई है, विपक्ष के लिए चुनौती कहा जा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि फिलहाल अगर ये बदलाव चुनाव के मद्देनजर लिए गए हैं, तो इन बदलावों को क्या जमीनी स्तर पर जनता मान पाएगी? नहीं, ये बड़ा सवाल है। नई टीम का गठन हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि ये महज एक रणनीति है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह समीकरण साधे गए हैं इन तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से, वो दर्शाता है कि पार्टी आगामी चुनाव को लेकर भी और लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर भी अभी से तैयारी में जुट गई है। अब हालांकि ये दावे, ये समीकरण कितने सही साबित होंगे वो चुनाव में पता लगेगा, जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे पहले बड़े बदलाव किए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। पार्टी ने विचार विमर्श किया है। विपक्ष इस पर कोई रणनीति बनाएगा, वो भी देखने वाली बात है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल अब
यूपी की बात करें, जहां पर नए जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह जिम्मेदारी ये बता रही है कि पार्टी के अंदर मजबूती के लिए इनको भेजा गया है। विनोद तावड़े जैसे अनुभवी नेता को यूपी की जिम्मेदारी देना 27 के चुनाव की बड़ी रणनीति है, क्या है? और यूपी से ही 6 पदाधिकारियों को चयनित करना, यह भी कई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर पार्टी समीकरण साध रही है और जहां जहां चुनाव है वहां वहां पर विशेष फोकस इस समीकरण में किया गया है। ये एक बड़ा विषय है जिस पर के लिए पार्टी ने बहुत लंबा समय लिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी अब मजबूती के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बंगाल के बाद और तमाम राज्यों के लिए पार्टियों ने अपनी अपनी शाख बिछाना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि बंगाल में मिली चुनावी जीत के बाद अब तमाम राज्यों में की 27 में अगर बात करें तो शुरुआत में कई राज्यों में चुनाव है, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, तो उसके मद्देनजर ये बड़े बदलाव माने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी सतीश पुनिया, और उसके बाद अगर हम देखें यूपी की बात करें, विनोद तावड़े, सुनील बंसल को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो रहे हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल तो जस के तस नाम है, लेकिन कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। युवाओं को इसमें रखा गया, महिलाओं को इसमें रखा गया, जो कुछ बहुत बयां करता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके पीछे पार्टी की रणनीति और विपक्ष के बयानों के बावजूद पार्टी का कहना है कि संगठन में यह बदलाव है, लेकिन सब इसको 27 के लिए एक बड़ा चुनावी दाव कह रहे हैं। अब ये बड़े फैसले लिए गए हैं और इसमें कौन कौन शामिल है ये भी स्पष्ट समझ में आता है, क्योंकि ये बड़े नाम हैं और राजनीतिक इस पर प्रतिक्रिया अगर हमने आपको सुनाई, आपने सुना विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इनके ही बलबूते पर, या कहें कि इनके ही मद्देनजर जो है आगामी चुनाव होने वाले हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इस बीच तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, लगातार कहा जा रहा है कि ये समीकरण साधे तो गए हैं चुनाव के मद्देनजर, लेकिन चुनाव में भी समय है। 27 के चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था संगठन बदलाव का, लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद और हालिया दिनों में प्रोटेस्ट के बाद ये समय पार्टियों को मिल चुका है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप बैस है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज प्रताप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज टीवी इंडिया पर। सबसे पहले जानना चाहूंगा प्रदीप बैस जी आप ही से, तमाम बड़े बदलाव संगठन में किए गए हैं, इन बदलाव की अगर हम बात करें, पार्टी चुनावी मद्देनजर इसको कर रही है या संगठनिक बदलाव है जो कि होता है, हर पार्टी करती है और अपने अपने हिसाब से करती है, तो ये चुनाव के लिए है या फिर ये बदलाव संगठन में सुधार करने के लिए, संगठन में जो जायज बदलाव होते हैं वो है? नमस्कार सर, साथी वक्ताओं को प्रणाम जी और दर्शकों को प्रणाम। सर देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन में खासकर जब वो भाषावादी ना हो, क्षेत्रवादी ना हो और परिवारवादी ना हो, इस प्रकार के बदलाव या नए लोगों को अवसर देना ये अवसंभावी होता है। भारतीय जनता पार्टी एक हमारी है, तो उसमें नए लोगों को अवसर देना और जो होता है अध्यक्ष नई बनाता है, नए लोगों को अवसर मिलता है, तो ये तो स्वाभाविक और प्राकृतिक बदलाव है, ये तो होती ही रहती है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी फिलहाल विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है, हालांकि इससे होगा कुछ नहीं। तो मुझे बताइए कि अगर होगा कुछ नहीं, चुनावी एजेंडा है, विपक्ष ने इसको डिकोड कर लिया है, तो क्या आपकी पार्टी को फिर कुछ बड़ा बदलाव करने का फायदा नहीं होने वाला? सर आपने फ्रेंडली फाइट एक टर्म होता है उसको सुना होगा, यूजुअली खेल में होता है, जब कोई टूर्नामेंट होता है, दो टीमें अभ्यास कर रही है, फ्रेंडली मैच हो जाता है जहां पे कि रनर अप ही टीम मिलती है, लेकिन राजनीति में केवल विनर को ही मिलता है, वही सदन जाता है। उन परिस्थितियों में जो गठबंधन चुनाव में करता हूँ उनको कितनी बेहतर लिया जाना चाहिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और यहाँ विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन या यदि इंडी गठबंधन के घटक दल वो जो है फ्रेंडली फाइट चुनाव में करने लगे तो उनकी बातों पे कितना ध्यान दिया जाना चाहिए।
यह बात सच है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली को हम फॉलो करते हैं। तो एक तो विपक्ष होगा ही, चाहे वो 10 लाख वोटों से 20 लाख वोटों से हारे और चाहे वो 10 वोटों से हारे, वो तो है ना विपक्ष में ही, मतलब हारेगा ही। जो जनता जिसको चुनती है वो जाता है सदन में। अब उसी तो में विपक्ष आएगा। तो विपक्ष अगर विवेकहीन हो जाए तो उसका जो है विवेक किसी लॉकर में बंद हो जाए, तो उसके लिए सत्ता पक्ष क्या कर सकता है। ठीक। तो इस समय विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोरम पूरा किया है, या यूं कहें कि कुछ कहना है इसे कह दिया। होता नहीं है उनका। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो विपक्ष की आवश्यकता क्या है? आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए ना, अपने विचारों को मजबूत रखिए जिससे आप कन्विंस कर सकें। ठीक है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नीरज प्रताप सिंह जी से सवाल कर रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। नीरज प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने संगठनात्मक फेरबदल किया, इसका राजनीतिक मतलब क्या माने? कि फिलहाल बीजेपी का ये बदलाव 27 के चुनाव को लेकर किया गया है। 27 में यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव होना है, गोवा में होना है, गुजरात में होना है और मणिपुर में भी फिर आगे अंत में जो है वो होना है। तो क्या कहें कि पार्टी का ये बदलाव आगामी चुनाव को लेकर किया गया है? रोहित जी, देखिए, पार्टी कोई भी हो तो चुनाव तो उसको लड़ना ही है ना, चुनाव को लेकर ही करती है। 27 में चुनाव आ रहे हैं। अब संगठन में हमेशा कार्यकर्ता जो होता है वो शक्ति होता है, और कार्यकर्ता को दायित्व तो देना ये कर्तव्य होता है पार्टी का, कि अगर कार्यकर्ता अच्छे हैं, अच्छे जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, तो वो तो ये हर पार्टी जो है वो चुनाव के लिए ही करती है। और जो ऐसा नहीं कर पाती है तो उसमें, और बीजेपी का संगठन में सदस्य अगर एज के हिसाब से अगर बीजेपी ने किया है तो 6 सदस्य 40 साल के वर्ग से कम है, तो युवाओं को साधने के लिए किया है। 40 से 49 जो 15 सदस्य लिए हैं वो भी आपको देख लीजिए। हर एज को समाज एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता को बना के अब यही लोग जाएंगे, यही लोग जनता को समझाएंगे। ऐसा हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। और चुनाव, ये मैं तो कह रहा हूं, ये 27 के चुनाव नहीं, 29 के चुनाव के लिए किया गया और करना भी चाहिए। मुख्य पद, अच्छा, महिलाओं को भी साधना है, महिलाओं के लिए भी अच्छा किया गया है, बहुत अच्छी बात है, और बाकी पार्टियों को भी ये करना चाहिए। तो बीजेपी, आप कह रहे हैं कि क्या नाम हो 27 का चुनाव, मैं तो इसको 29 के चुनाव से देख रहा हूं जोड़ के, कि 29 ऊर्जावान लोग, अनुभवी लोग हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। समाज, अगर भारत के समाज में जाना है तो अनुभवी लोग ही जाने चाहिए, तो वो तो किया ही है। ठीक है। अमिताभ जी, आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए कि यूपी जैसा बड़ा राज्य और इसमें विनोद तावड़े जैसे नेता की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? और विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये ऐसे नाम है जहां जहां पर गए हैं चुनाव में, जहां जहां जिम्मेदारी इनकी लगाई गई, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या समझे कि बीजेपी 2027 के चुनाव में पूरी साख जो है लगा रही है और इसमें बड़ा रोल रहने वाला है? अमिताभ जी, इस पर मैं आपसे जवाब मैं एक बात कहूंगा, नाम जरा देख लीजिए, अलग अलग मेरे नाम की जगह अमिताभ जी का आ रहा है, वो जरा देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, अमिताभ जी जवाब। उनका माइक म्यूट है सर का। जी अमिताभ जी। जी जी, देखिए, इस समिति का गठन तो होना ही था जी, और ये अवश्यंभावी ही था और होना भी था, और जब चुनाव के मद्देनजर तो होगा ही ना। अभी यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मिक्स इन्होंने बनाया है। और जो बहुत सारे ऐसे सदस्य जो काफी समय से बगैर किसी खास कार्य के बैठे हुए थे जी, उनको जोड़ा गया है चीजों में, चाहे वो सुंदर राजे हो, स्मृति ईरानी हो, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। देखिए, अब तक वक्त अभी 2 लोगों को जोड़ा गया है। पसमानदा समाज जो है, मुस्लिम वर्ग जो है, उसको साथ लाने की मुझे कोशिशें इसमें दिख रही हैं। यूपी चुनाव बहुत करीब है, वहीं से 2 लोग हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर चुकी है। जैसा कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि 2029 भी निगाह में है सामने, 2027 ही नहीं।
2029 को निगाह में रखते हुए चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाकी दल अभी शायद इस दिशा में सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमेशा पहले से शुरुआत कर चुकी होती है, चुनाव को लेकर बहुत सतर्क होती है, और चुनाव छोटा हो या बड़ा हो जी, हर जगह पूरी शक्ति झोंकती है। वो आसानी से आराम से चीजों को नहीं लेती है कि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, उस ढंग पे अभी तक तो नहीं जा रही। कॉन्फिडेंस होने के बावजूद पूरी शक्ति झोंकती है। अभी हाल के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से बड़े नेता को उसमें शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कई बार जाते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्शन होते हैं, बाकी दलों के लोग कहते हैं यहाँ प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, लेकिन वो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, हर एक दल का अपना तरीका होता है, और यह भी एक जरूरी होता है कि फेरबदल होते रहना चाहिए। नहीं तो आपके पदाधिकारी जो है एक ही पद पे बैठे बैठे मोनोटोनस ढंग से काम करते करते धीमे होने लगते हैं, धीमे पड़ने लगती हैं चीजें। नई जिम्मेदारियां, नया कर्तव्य जो है लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ता है, सक्रिय करता है, नए ढंग से चीजों को देखने करने की क्षमता देता है। तो वो सब भी जरूरी है, और एक ढंग से समझिए कि नया खून डाला गया है, ठीक है, नई ऊर्जा जो है वो भरी गई है। ठीक है। हमारे साथ चंद्रभूषण राजपूत है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश चौरसिया हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। मैं चंद्रभूषण राजपूत जी आप ही से जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है, अपने अपने प्रभारी बनाए हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्रियों के साथ हमने देखा कि अब बड़ा समन्वय बनाने के लिए फिलहाल एक बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व का भी चयन किया गया है। ये नेतृत्व का चयन किया जाना क्या विपक्ष के लिए चुनौती है आगामी चुनाव के लिए, जहां जहां पर आगे चुनाव होने वाले? रोहित जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अपना डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, कल जो बीजेपी ने अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषित की, हमने भी देखा उसमें। आप उनके उपाध्यक्ष का जो है टोटल लिस्ट उठा के देख लीजिए, सिवाय वसुंधरा राजे सिंधिया के एक भी उसमें ऐसे प्रोमिनेंट फिगर नहीं है जो कि वहां पे जो है उनके जो अभी जो अध्यक्ष है उसको वहां पे चैलेंज कर सके, नितिन नवीन जी। एक भी कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास कोई बड़े नेताओं की कमी है। उपाध्यक्ष जो भी होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, वो नीच अध्यक्ष माना जाता है कि भाई वो कंपटीशन में है। लेकिन सिवाय वसुंधरा जी का, और जाहिर सी बात है उनका एक अपना टीम है। नितिन नवीन जी जनवरी के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। सबको होता है कि भाई वो अपनी कमेटी को गठन करे। हमारी भी पार्टी अभी जो हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस में अभी हमने प्रत्येक जिला से ये कह दिया, सभी जिला अध्यक्षों से कह दिया कि आप अपने अपने जो है कमेटी का गठन कीजिए। प्रखंड अध्यक्ष से कह दिया जाए कि प्रखंड कमेटी गठन कीजिए। वो सभी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो चलते रहता है। वो भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी ताकत बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा बस एक ही चीज कहना है कि आप बीजेपी कुछ भी कोशिश कर ले, किसी को उपाध्यक्ष बना ले। विनोद तावड़े जो खुलेआम महाराष्ट्र के चुनाव में पैसा बांट रहे थे, वो जनरल सेक्रेटरी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश की जनता जिस तरीके से पिछले एक महीने में देश का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला है, जिस तरीके से देश के तमाम युवा सड़कों पे आके जिन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाया, सबको ये चीज पता लग चुका है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है, बिल्कुल अभी अमिताभ जी ठीक बात कह रहे थे कि एक ही मोड में रहती है, केवल चुनाव मोड में रहती है। इनको ना इस देश से जीडीपी के ग्रोथ से कोई फर्क पड़ता है, इनको देश में कितनी नौकरियां कितनी जनरेट हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद में 20-20 दिन जो है हमेशा नए मोदी नहीं आते हैं, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ एक बात है कि भाई संसाधन पे कब्जा कर लीजिए, और जैसे हो साम दाम दंड भेद एसआईआर का इस्तेमाल करके अधिकारियों को डरा के अपना चुनाव जीतते रहे। लेकिन देश की जनता और जो आने वाले प्रदेश का चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो या मणिपुर का चुनाव हो, अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। वहां पे हम लोग जीतेंगे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। नीतीश चौरसिया जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, उनसे सवाल कर रहा हूं। नीतीश चौरसिया आऊंगा, प्रदीप जी आपके पास वापस आऊंगा। नीतीश चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बड़ा बदलाव किया गया पंजाब की, विशेषकर बात करें, आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, और वहां पर सतीश पुनिया जी को जिम्मेदारी दी गई। अब सतीश पुनिया राजस्थान से है और हरियाणा के प्रभारी बनाया गया चुनाव में, और नतीजे सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड बहुमत मिला, जीत हुई, सरकार बनी। तो अब अगर पंजाब के अंदर उनको जिम्मेदारी मिली है, तो आपको क्या लगता है कि वो पंजाब के अंदर बीजेपी के चेहरे या कहें कि तमाम लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को, विपक्ष को कितना बड़ी चुनौती जो है देंगी? और क्या आपको लगता है कि ये बड़ा बदलाव राज्य के अंदर कोई बड़ी सुनामी ला सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास वहां कुछ है नहीं?
आपको ध्यान होगा जी, जब इससे पहले केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी का भी रेजिग्नेशन हुआ था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। या तो वो दावा गलत होगा या तो ये दावा गलत होगा, ऐसा मेरा मानना है जिस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को तैयार किया जा रहा है। पंजाब की धरती बड़ी उपजाऊ धरती है और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इतिहास जो आप उठा के देखेंगे वो नफरत के एजेंडे को होती है। मगर पंजाब की धरती पर अक्सर वहां के मानसा हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि सब कुछ तो उपजता है मगर नफरत नहीं उपजता। नफरत बिल्कुल उपज वहां नहीं है और पंजाब की धरती पे भारतीय जनता पार्टी का नफरत तो दूर दूर तक उपजने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है और कहीं इस बात की चर्चा भी नहीं। मगर संगठन है, सरकार है, चर्चाएं हैं, फेरबदल है, होती रहनी चाहिए। इसके लिए मेरा उनको शुभकामनाएं हैं। मगर हर एक बदलाव को अगर आप उसको रिजल्ट के परिणाम से आकलन करेंगे, मेरा मानना ही उचित नहीं है। क्योंकि मैं उनके टीम के कई चीजें देख रहा था। अरे जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ नहीं बचा पाए एक सामान्य से चुनाव में, कई सारे कैबिनेट मंत्री अपने बूथ नहीं बचा पाए, अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, आप उनकी तुलना क्या कर रहे हैं? आप कह रहे पूरी पंजाब उनके फेरबदल से उनकी टीम से कैसी बात कर रहे हैं? मेरा मानना है आज के परिवेश में जो परिस्थितियां हैं, आज चुनाव करा लीजिए, सारे के सारे हथकंडे इनके फेल हो जाएंगे। कोई चुनाव ईमानदारी थोड़े जीतते हैं। जितने छल कपट करना होता है सब कुछ करते हैं, हर चीज प्रयोग करते हैं। और आप देखिए इनकी स्थिति, चाहे जितने भी इसके उदाहरण आज आपके सामने रखे जाए कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिणाम भी है, उदाहरण भी है। अभी आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव हुआ, गायब हो गए, ईवीएम में आग लग गई, तमाम ऐसे नतीजे हैं। इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते प्रदीप जी। मैं आ रहा हूँ नितेश जी, मैं जवाब ले लेता हूँ फिर वापस आऊंगा आपके पास। मैं जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक मिला जुला बयान है कि कुछ होगा नहीं इस बदलाव से। एक तरफ कहना है, कांग्रेस का कहना है कि वसुंधरा राजे के अलावा कोई ऐसा उसमें बड़ा नाम नहीं है जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुकाबले का हो। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई जब बांकीपुर की सीट नहीं बचा पाए, अपना बूथ नहीं बचा पाए, तो और उनके मुकाबले सतीश पुनिया जैसे तमाम नेताओं को अगर वहां पहुंचा भी दे और उससे कुछ होने वाला नहीं है, पंजाब में कुछ खास कर नहीं पाएगी पार्टी। सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वाले जो मित्र बोल रहे थे, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा जोश में कमी थी। और आम आदमी पार्टी के नीतीश जी, ये तो खैर आज थोड़ा परफॉर्मेंस एवरेज से थोड़ा सा एक पाव अच्छा दिए हैं। सर इस प्रकार के बयान हमारे लिए हर चुनाव से पहले आते हैं। हर चुनाव के पूर्व इसी तरह के बयान हमारे बारे में बताए जाते हैं। हम लोग उसे सुनते हैं, हम लोग उसे जो है ग्रहण करते हैं कि भैया क्या है हमारे काम का। कांग्रेस में इस पार्टी के साथ क्या होता है ना कि सबका अपना अपना काम निर्धारित होता है, कोई किसी के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और परिणाम आपके सामने है, आप देखते आइए ना, बीते 12 वर्ष में राज्य के चुनाव, आम चुनाव से लेकर के विधानसभाओं के चुनाव में आप देखते जाइए क्या उतर रहा है, किस प्रकार के देश की जनता ने जनादेश दिया है, किस प्रकार का उनका जो है अनुभव रहा है। आखिर इस प्रकार का अनुभव नहीं होता तो जो जिस जनादेश पे आज जो हमारे लिए सत्य है, जिस पे हम खड़े हैं, क्या ऐसा होता है? लोकसभा में भी हमें देखने को मिला, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ कि हमारी सीटें कम हुई, लेकिन विधानसभा में जिस प्रकार की जो है जनता ने जनादेश दिया, क्या इनकी बातों से उसमें कोई साम्यता दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, एओयू इसके संस्थापक थे, 1885 में बनी, 140 से ज्यादा साल पुरानी के आसपास हो गई, तो स्वतंत्र है भाई, संविधान उनको अधिकार देता है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी बात बताई कि भाई सब कुछ हजम हो जाता है पंजाब में, लेकिन नफरत नहीं हजम होती। सबसे ज्यादा समय तक पंजाब किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है? हमारा घर है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन किस प्रकार से वो एक्सचेकर के कर्ज में डूबा हुआ है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, मैंने मतलब ये डिजिटल मीडिया का कंटेंट है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन सुनने में कहा था कि कर्जा लेकर के नहीं लौटाएंगे तो कोई क्या करेगा। बहरहाल वो इंटरनल राजनीति है, वो जिस प्रकार से भी करना चाहे करें, स्वतंत्र है, जनता ने उनको जनादेश दिया है। आने वाला चुनाव है, ये सच्चाई का मापक होगा। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आता है तो कुछ लोग उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग मानसिक शारीरिक अपने बूथ लेवल पे तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं, जो सत्य होगा उसको फेस किया जाएगा, जो जनता का जनादेश देगी हम स्वीकार करेंगे। और कहीं कुछ लोग जो है उस पर बातें बनाते हैं और एक बातें जो है स्वार्थ सुखाए बातें। ठीक है नीरज प्रताप सिंह, ठीक है चंद्रभूषण जी एक बार जवाब देना चाह रहे, फिर नीरज जी के पास चंद्रभूषण जी। मैं बस एक अभी हमारे बीजेपी के मित्र कर्ज पे कह रहे थे, तो मैं फिर बता दूं कि जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब गई, जब हमारी सरकार गई, तो देश पे 55 लाख करोड़ का कर्ज था। अभी देश पे 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है।
कर्जा लेने के मामले में तो खैर बीजेपी किसी को कुछ कहे ना कहे। पिछले साल के भी बजट में 19 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है, उस 19 लाख करोड़ के कर्ज में 11 लाख करोड़ का इंटरेस्ट चुकाया गया है, और जो बचता है 8 लाख करोड़, उसी में 1.5 लाख करोड़ का 5 रुपए किलो 5 केजी अनाज और सब कुछ बांटा गया। प्रदीप जी जवाब फिर आगे नितेश जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, देश के जीडीपी को बढ़ाना नहीं, सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं बीजेपी का 2015 से 2026 में 6.2। प्रदीप जी जवाब ले लीजिए। चंद्रभूषण जी जवाब ले लीजिए एक बार, फिर वापस आऊंगा। तो देखिए सर, चर्चाओं का एक कैरेक्टर होता है। आप चर्चा कर रहे हो, किसी को आप अवसर दे बोलने के लिए, और वो अनवेरिफाइड फैक्ट्स ला करके रख दे, तो वो केवल 1 सेकंड की, जैसे ना 15 सेकंड की रील होती है, 5 सेकंड्स ऑफ फेम होता है, उसी तरह से इस तरह के तथ्यों का जिनका कोई आधार ना हो। आप अर्थव्यवस्था जब छोड़ के गए थे तो 10वें नंबर पे थे, आज हम 4थे और 5वें नंबर के बीच में है। ये देश की जनता को समझने के लिए पर्याप्त है। बाकी आप पतन रह कह रहे हैं कि कितना उधार है। इस समय विश्व में हमारा 23वां नंबर है, हमसे 22 और देश ज्यादा है जिन्होंने हमसे ज्यादा कर्जा ले रखा है, और उसमें सारी विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नितेश चौरसिया आपका जवाब दे रहे हैं। नितेश चौरसिया जी, मैं तो जानना चाह रहा था कि बड़ी प्रेम दिखा रहे थे पंजाब के प्रति। भाई 1600 करोड़ रुपए जो आप ही बाढ़ ग्रसित पंजाब के लिए बाढ़ के समय में घोषणा करके आए थे नरेंद्र मोदी से, चलिए ना, चलते दिलवाते हैं। आज तक 1 रुपए नहीं दे पाते, तो चुनाव आ गया, कम से कम इसी बार में दे दो, बता देना भाई साहब चुनाव आया, चुनाव के मद्देनजर हमें कम से कम हमें चुनाव लड़ना, इसलिए आप दे देना। आरडीएफ का पैसा, कई हजार करोड़ का आरडीएफ का पैसा रोक रखा है इन्होंने, ये क्या बात करेंगे? ये डबल नीति रचते हैं। ये कहते हैं ना हमें चुनावी प्रेम करते हैं। जैसे चुनाव का प्रेम होता है तो चुनाव के पहले प्रेम दिखाएंगे और फिर चुनाव बाद भूल जाएंगे। ये सौतेला व्यवहार करते हैं। ऐसी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अन्य जहां जहां पार्टी की सरकार है, वहां सौतेला व्यवहार करते हैं। इनसे पूछिए कि क्या आज तक आपने बाढ़ ग्रसित जो अनाउंसमेंट थी प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, क्या वो झूठा था? आज तक 1600 तो छोड़िए, 16 रुपए नहीं दिया। और ये कोई ये उनका हक का पैसा है। आपने आरडीएफ का पैसा खा गया, आज तक नहीं दिया आप लोगों ने, कब दोगे? जवाब दे दीजिए प्रदीप जी, फिर आगे बढ़ेंगे। जवाब 7.5 तो सभी किसान मार दिए आपने। प्रदीप जी जवाब प्रदीप जी आपको नमन कराना। आदरणीय नीतीश बाबू कह रहे थे कि दिलवा देते, चलिए चलते हैं दिला देते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि भगवान मान जी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था में आए, उसका पत्राचार करें और आए और ले जाए, उनका अधिकार है, उनको किसने रोका? कितनी बार आए हैं इसकी मांग को लेकर के। अरविंद केजरीवाल छुट्टी मिले तब तो वो कोई काम करेंगे ना, वो तो उनके काफिले में जो है शॉफर का काम करते हैं। चलिए अब विषय पर वापस लौटेंगे। नीरज प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूं, मैं पूछूंगा, देखिए कुछ अगर इसको हम आकलन करें तो जो बड़े बदलाव किए गए हैं, इसमें यूपी से 6 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, महिलाओं को इसमें विशेष जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं को इसमें मौका दिया गया है। ये सारे बदलाव जो है विशेषकर, और फोकस वहां किया गया जहां जहां चुनाव है, वहां पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, यहां पर ध्यान ज्यादा दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम समझे तो पार्टी ने एक सोची समझी, एक पूरी प्री प्लानिंग करके इलेक्शन के लिए एक पूरा प्रोग्राम फिट किया। समीकरण साधे, जाति समीकरण भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं महिला भी है, जेनजी भी है। कुल मिलाकर सब कुछ ऐड किया बीजेपी ने। और ये आपको लगता है कि समीकरण जमीनी स्तर पर भी सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए रोहित जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बीजेपी जो चुनाव लड़ती है बड़ी प्लानिंग से लड़ती है, और वो हर एक का ध्यान करती है, वो एक आदमी पे ध्यान नहीं करती है। और बाकी पार्टी, आज देखिए, आज 22 देशों में अगर इनकी सरकार है तो ऐसे ही नहीं है ना। विपक्ष की पार्टी को मैं, हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए, मैं बता देता हूँ, माधवराव सिंधिया को आपने छोड़ा है, क्योंकि माधवराव सिंधिया अगर कांग्रेस में थे तो आप बुजुर्गों को ढो रहे हो। कमलनाथ के चक्कर में आपने माधवराव सिंधिया खोया, आपने ऐसे कितने नेता खो दिए हैं। वो तो राजस्थान से अभी राजस्थान से पायलट जी बच गए, नहीं तो आप नीचे के जो सीढ़ी के नेता को है, एक्चुअली क्या प्रमुख एक व्यक्ति के ऊपर सारी पार्टी चलती है, और वही है। और अच्छा एक चीज और है, सीखने की कोशिश भी नहीं कर रही विपक्ष की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे संगठन बने ना। अभी देखिए आम आदमी पार्टी के इतने लोग छोड़ के चले गए, अब आप उसको कह दोगे कि पैसे से गए। अरे हर आदमी पैसे पे नहीं बिकता भैया, उनको जिम्मेदारी भी दी गई नीरज जी, उनको जिम्मेदारी भी दी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बिल्कुल। अगर देखिए ये समाज है, समाज का काम समाज की तरफ
तरफ चलता है, एक से नहीं चलता है। अगर आप एक पे चलाओगे कि हम ही अगर सुपीरियर है सबको समानता के साथ, और एक चीज और आपको बता दूं, आज की डेट में वोट एक आदमी से नहीं मिलता। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी अकेले वोट ले आएंगे, या सोनिया गांधी अकेले ले आएंगी, या राहुल गांधी ले आएंगे, या केजरीवाल ले आएंगे। वो ये समय नहीं है। वो आजादी के टाइम पे जब जिस तरह से सरकारें बनती थी वो अलग चला गया। आज काम करेगा और उनके बीच का आदमी आएगा, और इस चीज को बीजेपी अपने बहुत अच्छी तरह समझती है, उस तरह से वो प्लानिंग करती है और आज जीत गई है, ये मानना चाहिए। और ये पार्टी जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों दो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके अंदर कभी मंथन इस चीज पे कर लें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर ये मंथन कर दे, नीचे के कार्यकर्ता को ऊपर उठा के लाएंगे तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आप आज नहीं 2 साल बाद भी बीजेपी 27 प्रदेशों में होगी, कांग्रेस 1 प्रदेश में होगी, पता चलेगा कि कहीं के चुनाव लड़ रहे हैं, और यही चीजें हैं। ठीक है, आपका जवाब दे रहे नीतीश चौरसिया, फिर आगे बढ़ेंगे अमिताभ जी। नेता के कार्यकर्ताओं को ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, जवाब दे रहे हैं और कास्टिज्म पे चढ़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी बड़ी अच्छे से कार्य कर रही है। ठीक है, नीतीश चौरसिया जवाब दे रहे हैं। अभी मैंने देखा कि नीरज जी किस तरीके से ये इनका ये कहना है कि भाई अन्य पार्टी के लोगों को तोड़ के लाओ और प्रोत्साहित करो। भाई पूरे कांग्रेसी तो आपने भर दिया। आप अभी ग्रासरूट की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो ग्रासरूट पे क्या संदीप पाठक आपके ग्रासरूट वर्कर है? क्या आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ग्रासरूट वर्कर है आपके? क्या सम्राट चौधरी ग्रासरूट वर्कर है? क्या जो बंगाल में आपने मुख्यमंत्री बनाया ग्रासरूट वर्कर थे इनके भारतीय जनता पार्टी के? अरे कैसी बात कर रहे हो? कम से कम आप जगह तुलनात्मक बातें कर रहे हो, तर्क दे रहे हो, तो मुझे कम से कम ये तो समझाइए कि कौन से ये जो आप कह रहे हो अन्य पार्टियों से ला के लोगों को भर दिया, अब ज्ञात दे रहे हो आप कि भाई हम सबको लेके चल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, और तब अरे ये थोड़े तर्क हुआ। आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ दिया, प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि अन्य पार्टी के लाके लोगों को तोड़ना ये उचित है। ये सरकार 240 सीटें मिली थी इनको, देश की जनता ने दिया था, और आज आप संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत के लिए सारी पार्टियां तोड़ रहे हो। ये कहां सी चीज है? इसको आप सकारात्मक मानते हो? आप कहते हो देश तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अरे इस तरीके से रखना चाह रहे हो सरकार आप कि जबरदस्ती 240 सीटें होने के बाद भी आप उसको दो तो। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, फिलहाल जवाब ले लेते हैं। ठीक है नीतीश जी, आ रहा हूं। नीरज प्रताप सिंह जी आपका जवाब दे रहे हैं, फिर पैनलिस्ट। और देखिए, आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस से कह रहा था कि एमपी आपसे गया। एमपी क्यों गया? माधवराव सिंधिया यही बोल रहे थे ना, मुझको अध्यक्ष बना दो। उनको अध्यक्ष तक नहीं बनाया। आपके जितने लोग आपसे छूट के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहे हैं, आप सम्मान ही नहीं दे पा रहे हो। अगर सम्मान नहीं दोगे तो दूसरी पार्टी में जाएंगे ना। अगर उनके अंदर काबिलियत है तो वो वहां पे, अगर भाजपा कर रही है, आप भी वहां के काबिलियत पे ले लो ना आपको। लेकिन आपको तो भाई राहुल गांधी जो कहेंगे, केजरीवाल जो कहेंगे वही करना है। आपके यहाँ संगठन की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई लोग जा रहे हैं आपके घर से, अगर कोई भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? भैया मंथन उस पे करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मंथन करो। आपकी हकीकत सुनने कैसे तैयार? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर। अरे कैसे नहीं तैयार होना पड़ेगा भाई साहब? अगर जनता से नहीं लेके आओगे, सिर्फ केजरीवाल और सोनिया गांधी राहुल गांधी रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब कड़वा जरूर लग रहा है। ये सवाल है नीतीश जी मैं रोक रहा हूं बीच में आपको। ये सवाल विपक्ष से है, ये आपसे भी है, ये चंद्रभूषण राजपूत जी से भी है, और उन्होंने जो कहा कि भाई देखिए अब ये राजनीति है, और यहां राजनेता एक राजनेता अपनी महत्वाकांक्षा जरूर रखता है। जब लंबे समय से वो एक पार्टी में रहे तो फिर उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। अब एक प्रधान है, वो कहे कि जी मुझे तो ये जिम्मेदारी चाहिए, और वो ना दी जाए तो फिर वो पार्टी से भागता है। जो हालिया दिनों में हुआ, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, तमाम पार्टियों के साथ हुआ। लेकिन मैं रोक रहा हूं अभी। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि हालिया दिनों में पंजाब के अंदर वही क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो अभी से इस लड़ाई पर खड़े हो गए हैं कि मैं अध्यक्ष रहूंगा, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, मैं सीएम बनूंगा। और ऐसा ही एक दृश्य हालिया दिनों में, या कहे कि कुछ समय पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ये सब बट गया, और कांग्रेस इस चक्कर में ये भूल गई कि हमें चुनाव जीतना है। और ऐसा ही दृश्य अगर आज पंजाब में देखने को मिल रहा है, तो कुल मिलाकर बात यह कि महत्वाकांक्षाओं को भी परे रखना होगा, एक नेतृत्व है, एक संगठन है, उसका ध्यान रखना होगा। नीतीश जी मैं आऊंगा आपके पास, चंद्रभूषण राजपूत जी से सवाल कर रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपसे सवाल लूंगा। अगला सवाल आपसे जी रोहित जी 10 सेकंड जी 10 सेकंड, चलिए बोलिए। रोहित जी
रोहित जी, एक चीज आप नोट करिएगा। आप जब ये बात करते हैं कि किसी अन्य पार्टी के लोगों को प्रोत्साहित करने को, उनको फल देने की, तो आप समझिए इस बात को कि आप ऐसे चीजों को प्रोत्साहित करते हैं जिसके आदरणीय अटल जी घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने एक वोट के लिए सत्ता त्याग दी थी। आप अगर इस चीज को प्रोत्साहित देते हैं तो आप अपने इतिहासों को कलंकित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वजों से, अपने इतिहासों से क्या सीखती है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को गलत ठहराती है? उन्होंने सरकार त्याग दिया था, उन्होंने कहा चिमटी मार से भी चूल्हा पसंद नहीं करूंगा ऐसी सरकार को। और आप क्या कर रहे हो? अन्य की पार्टियां तोड़ते हो, आप अन्य सरकारें तोड़ते हो, और उसके लिए राम मंदिर का पैसा यूज करते हो और उसके चढ़ावे का पैसा प्रयोग करते हो। ये आप लोग, ये चंदा चोर पार्टी का असल सिद्धांत रह गया। ठीक है, चंद्रभूषण राजपूत जी जवाब दे रहे हैं। चंद्रभूषण राजपूत जी बताइए कि जिन नेताओं को अगर आप समय पर मौका दे देते तो वो शायद पार्टी छोड़कर नहीं जाते, या पार्टी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। पंजाब में जो भी चल रहा है, नेतृत्व की जो परेशानी चल रही है, ये तमाम राज्यों में हुई और इसलिए हुआ। तो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को क्या वो राजनीति अपनानी नहीं चाहिए जो बीजेपी अपना रही है? चंद्रभूषण राजपूत जी। चंद्रभूषण रोहित जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, बार बार नीरज जी सबसे पहले माधवराव रेड्डी की वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे, वो बार बार उनके पिताजी का नाम ले रहा है। पहले तो मैं बता दूं, दूसरी बात, सॉरी चलो, मैं नाम के लिए माफी मांगता हूँ। नाम के लिए नाम हो सकता गलत हो गया, लेकिन हुआ तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसलिए छोड़ के नहीं कहते कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना था। उनको ये करना था, जब राहुल जी ने उन्होंने ये कहा कि आप अध्यक्ष बन जाए, उन्होंने मना कर दिया, बोले हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने एक दूसरे व्यक्ति से कहा। 5 राज्यसभा सीट पे आई थी, क्योंकि वो डबल प्रेफरेंस होता है, वो दिग्विजय सिंह फर्स्ट प्रेफरेंस पे थे और नंबर सेकंड पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जहां तक आपने गुटबाजी का बात करना, मैं बिहार में बैठा हूं, अभी जब बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बनने की बात थी, क्या सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच इतना भयानक फ्रिक्शन हुआ। आप तो पत्रकार हैं, भले बात ही जानते होंगे। हर संभव कोशिश हुआ, नित्यानंद राय नहीं चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी बने, और सम्राट चौधरी नहीं चाह रहे थे कि नित्यानंद। आखिरकार कोयरी और कुर्मी कुशवाहा को, कुर्मी गठबंधन को बरकरार रखने के लिए, और चूंकि नीतीश कुमार जी ने फेवर किया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब जहां भी पार्टी होगी वहां पे गुटबाजी थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी को इलेक्टोरल कैंपेन में डिफीट करे। नहीं, चंद्रभूषण जी, आप मुझे इतनी चीज और बताइए कि जैसे पार्टी में, आपकी पार्टी में जो सबसे बड़ी परेशानी फिलहाल चल रही है, पंजाब में 27 में चुनाव है, आपकी पार्टी में वही गुटबाजी जो हरियाणा में देखने को मिली तब मिल रही है। अब देखिए, चन्नी साहब का एक अलग गुट है, और अगर हम बात करें तो फिलहाल राजा वड़िंग साहब का एक अलग गुट है, और अगर मैं बात करूं तमाम नेताओं के अपने अपने गुट है, और वो अपने अपने नेताओं को आगे रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां गुटबाजी तो हो रही है, स्पष्ट रूप से हो रही है, और वो स्टेज पर नजर भी आती है। तो जब ऐसा हो ही रहा है तो आपको नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें एक्शन लेना चाहिए, बीच में आना चाहिए? गुटबाजी वहां होती है। नितेश जी, आऊंगा आपके पास जवाब चंद्रभूषण जी से। रोहित जी, अभी मैं फिलहाल बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सब कुछ ठीक रहा तो किसी टाइम अपने बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा। जाहिर सी बात है, जब नेता बड़ा होता है वो चाहता ही है कि उसके गुट का अधिक लोग जिलाध्यक्ष बने, उसके गुट के अधिक लोगों को विधानसभा का टिकट मिले। ये अपने हर पार्टी में होता है, इसमें कोई बात नहीं है। अब चाहते हैं कि आपके फेवरेबल के भी कुछ लोग वहां पे रहे जिनको अधिक से अधिक टिकट मिले। और जहां तक बात है, आपने कहा ना चुनाव का, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके बात कहता हूँ। जब बांकीपुर में चुनाव हो रहा था, हम लोग भी चुनाव प्रचार करने गए थे, क्योंकि हमारी महागठबंधन की कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी वहां थी, और हम जाके बांकीपुर कैंडिडेट जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना, जहां बीजेपी 1995 से चुनाव नहीं आ रही थी, वहां पे जनता ने हमसे एक बात सीधे कहा कि सर, जब से ईरान इजरायल का जंग हुआ है तब से महंगाई ने हमारी जान ले ली है। पहली बात। दूसरा, जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ, वो इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो के थ्रू एक एक लोग के पास पहुंचाओ, और जितने भी पुरुष और एडल्ट है वो जान गए भारत देश में कि आज युवाओं का भविष्य खतरे में है। बीजेपी सरकार नई नौकरियां जनरेट नहीं कर पा रही है। जो भी नौकरी पैदा ले रही है वो 10,000, 12,000, 15,000 का तो मामूली नौकरी है, जैसे कि ब्लिंकिट, ये सब जॉब जनरेट वो हो रहा है। और जो तीसरी बड़ी बात है, लोग जान गए कि जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, उसके राय से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया कैबिनेट कमेटी के राहते मंदिर में भी चंदा चोरी हो रहा है। इसलिए हम पूरी तरीके से अमिताभ ठाकुर जी, जो ये धर्म का अमिताभ कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, सवाल वही है कि विपक्ष को यह भी समझना होगा कि अगर समय रहते पार्टी के नेताओं की बातें सुन ली जाए, या पार्टी के अंदर जो मतभेद है उसको अगर क्लियर कर लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी कितने भी संगठनात्मक बदलाव कर ले, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टी में यूनिटी होगी तो ही वो चुनाव में परफॉर्म कर पाएगी। अमिताभ कुमार जी, ये बहुत सही बात है। इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा, और खाली मतलब असंतुष्ट को संतुष्ट करने वाली बात नहीं होती है।
समय के हिसाब से कौन व्यक्ति, कौन कार्यकर्ता, कौन पदाधिकारी किस जगह पे ज्यादा सूटेबल होगा। तावड़े अभी उत्तर प्रदेश में आए हैं कि पहले बिहार में लगाए गए थे, तो आप देखिए वो अपने हिसाब से आने वाले चुनाव के हिसाब से संगठन में किसको कौन सी जगह दी जाए, बड़े बड़े नेता को बिठा के रखा हुआ था, अभी सामने लेकर आए। तो आप समझिए वो कितने गंभीर गहन ढंग से जो है चर्चा विचार विमर्श करके आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप राजनीति में हैं, चाहे आप किसी भी दल में हैं, आपका कर्तव्य है कि आप अपने को मजबूत करते रहिए, फेर बदल करते रहिए। बैठा बनिया भी जो कहते हैं ना, वो अनाज के ढेर एक से दूसरी तरफ रखता रहता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे और गड़बड़ी ना हो, चूहे ना लगे, है ना, घुन ना लगे, ये सब देखते रहना कम से कम उसका काम होता है। चुनाव एकदम से ग्राहक दुकान पे नहीं है, तो ये सब काम वो करता रहता है। तो पार्टी में फेरबदल भी वो एक तरीके से फ्रेश करते रहते हैं चीजों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे करके उसकी क्षमता को देखते रहते हैं और आने वाले चुनाव के हिसाब से उस संबंधित लोगों को वहां पे जोड़ा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारा काम कर रहा है। पार्टी ने अभी महसूस किया, ठीक है, ये जो अभी आंदोलन के नाम पे जो उपद्रव हुआ देश में, उसको उन्होंने देखा, तो उसके हिसाब से भी कुछ बदल परिवर्तन किए हैं और बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। आपने देखा कि कैसे अमित मालवीय को हटाया गया है, क्योंकि वो जो आख्यान था, जो नरेशन था, हम सबको पता है कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां सक्रिय हैं, जिन्होंने इस देश को तबाह करने, उपद्रव मचा करके इसकी प्रगति रोकने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके इशारों पे ये लोग चल रहे हैं। और मैंने तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी रीड की है, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो डीप स्टेट शक्तियां हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यहाँ का राजनीतिक दल उनके हिसाब से देश में उपद्रव आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसे नए अपने गुर्गे जो हैं उनको फीड करके और उसको यहाँ पे लगाना शुरू किया है, जिसकी वजह से आप और कांग्रेस भी बहुत परेशान थी, अखिलेश भी बहुत परेशान थे। आपने देखा कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए थे, तो वो प्रधानमंत्री के निवास चले गए थे। अपने ढंग से उन्होंने खुद अपने को जो है महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की और इस बात को वो देख समझ रहे हैं कि किस तरीके से कोई अचानक आता है और वो पॉपुलर होने लगता है और जो वहां पे वर्षों से जमे राजनीतिक दल है उनकी पूछ नहीं हो रही है, जनता उनके साथ खड़ी नहीं हो रही है, आंदोलन करने को नहीं तैयार हो रही है। तो ये सारी बातें देखकर इनको भी अपने अंदर बहुत सुधार, परिवर्तन, अच्छे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सामने लाना, इलेक्शन के दृष्टि से कौन क्या उपयुक्त होगा, चलिए तत्काल करना चाहिए। चलिए अब मैं एक फाइनल कमेंट और ले लेता हूं। प्रदीप बैस जी, आपसे जानना चाहता हूं कि पार्टी ने बड़े बदलाव तो कर लिए, लेकिन जहां जहां पर पार्टी को मजबूत होना है, चाहे वो पंजाब की हम बात करें, हिमाचल की भी बात करें, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, वहां पर ये नियुक्तियां और आगे भी कोई प्लान जो है वो आपको लगता है कैसे प्रभावी रहेगा, कैसे जीतने की तैयारी आपकी है? क्या ये रणनीति उन्हीं चुनाव के मद्देनजर ली गई है? देखिए, हमारी जो रणनीति सार्वजनिक करने की होती है वो सभी को पता हो जाती है। बाकी हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक कार्यशैली होती है, वो कार्य करते हैं और उसी कार्य के अनुरूप उसको धरातल पे उतारते हैं। हमारा इतिहास रहा है, हम विपक्षी दल हमेशा कहते हैं कि भाई आप तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। ठीक है, आपको किसने रोका? आप भी इलेक्शन मोड में रहिए ना। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो कुछ नीति ऐसी होती है जिसको कि सार्वजनिक किया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी है हमारी, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा काडर है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के मित्र थे उन्होंने कहा कि भविष्य में अध्यक्ष भी बनेंगे, तो मुझे उनको आज ही भविष्य की शुभकामनाएं। वो अध्यक्ष बने, अपने प्रदेश अध्यक्ष बने और वो पार्टी के भी अध्यक्ष बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। ठीक, अमिताभ जी आपका एक बार जवाब देना चाह रहे, फिर आगे बढ़ूंगा। अमिताभ जी, मैं इनको कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि हमारा बहुत स्पष्ट रहता है, लोगों को पता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पत्रकारों का तो यही दुख है। पहले वो हफ्ते दिन पहले बता देते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या पदाधिकारी का पद पाएगा। आज वो बेचारे बता नहीं पाते, बताना बंद कर दिया है। कई बार धोखा खाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी नहीं निकाल पाते हैं। तो बड़ा दुख है पत्रकारों को भाई। आपका कुछ चलिए मैं एक फाइनल कमेंट और लेना चाहूंगा। चंद्रभूषण राजपूत जी, आप ही से मैं रोक रहा हूं। मैं अमिताभ जी समय की समाप्ति के एक फाइनल कमेंट ले लूं। चंद्रभूषण राजपूत से आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बदलाव की नियुक्तियां की है, आपके लिए चैलेंज है या फिर आप कहते हैं कि ये कमजोरी छिपाने की कोशिश? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। वो बीजेपी का, सभी पार्टी का अपना एक इंटरनल मामला होता है कि वो अपने सेक्रेटरी बनाए, जनरल सेक्रेटरी बनाए, उपाध्यक्ष बनाए। हम भी वैसे ही तैयारी कर, और हम भली भांति जानते हैं कि आने वाले 5 चुनाव में 2027 का जो चुनाव है
उसमें जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे वो होंगे मंदिर के चंदा चोरी, युवाओं का जिस तरीके से पेपर लीक के कारण जो उनका कैरियर बर्बाद हुआ, और जिस तरीके से देश में अभी माहौल बन रहा है, हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। ठीक है नीतीश चौरसिया जी, फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि पार्टी की क्या रणनीति है, बड़े बदलाव बीजेपी ने कर लिए, क्या आम आदमी पार्टी भी इसको फॉलो करेगी? आम आदमी पार्टी समय समय पे अपने प्रभारी वहां लगा रखी है, नियुक्त कर रखी है। मेरी बीजेपी को शुभकामनाएं ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जो आरक्षण विरोधी हो, जो देश के बापू को, महात्मा गांधी जी को गाली देने वाले लोग हों और इस तरीके की जो गंदी विचारधारा के लोग हों, ऐसे लोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और इससे अच्छे तो कम से कम अमित मालवीय थे जिनको आपने लात मार के भगाया। मैं उनको भी एक निवेदन करूंगा कि भाई आप भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा तैयार करते रहिए, लात मार के आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। और आज तो अमित मालवीय ट्वीट अपने डिलीट कर रहा है, कल को आपको करने पड़ेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं है ऐसे आरक्षण विरोधियों के साथ खड़े होने के लिए, गोडसे के समर्थकों के लिए को आप साथ लेके चलते रहिए, बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है नीरज प्रताप सिंह जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा क्या होता है कि बदलता रहना चाहिए। अब यूथ है, यूथ भी आगे आना चाहिए, सारी पार्टियों को, युवाओं को आगे ले आना चाहिए और नई सोच के बाद आना चाहिए। एक परिवार, एक आदमी के साथ पार्टी नहीं चलनी चाहिए, समाज का काम करने आए। ठीक है, तो बदलाव होता रहेगा तो देश की तरफ बदलाव जरूरी है। बड़ा मैसेज आपने दिया है कि ये बड़ा बदलाव हुआ और इन्हीं बदलाव के तहत पार्टी को फायदा होगा, नफा होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी ने बड़े बदलाव किए हैं, संगठनात्मक बदलाव किए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर अब प्रभारियों तक की नियुक्ति हो गई है। देखना यह है कि इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए कोई चुनौती है या नहीं है, या चुनाव में इसका क्या फायदा पार्टी को होगा, क्या नफा होगा, देखने वाली बात होगी। खास प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।